गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबको आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। ओके, सो लास्ट लेक्चर में ये सब पढ़ लिया था अपन ने। कुछ डाउट है किसी को भी? कैपिलरी राइज, एंगल ऑफ कांटेक्ट, यहाँ तक हो गया था ना अपना करेक्शन वाला पार्ट। हमने देखा था कि अगर रेडियस ऑफ कैपिलरी बहुत ही छोटा होगा तो ये वाला टर्म अपन नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो जनरली अपन हाइट ऑफ राइज का फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे? 2s अपॉन स्मॉल आर रो जी। यहाँ पे आर किसका रेडियस है? कैपिलरी। देखो इस केस में कैपिलरी और कैपिलरी रेडियस करेक्ट। ऑफ कर्वेचर सेम आ रहा है, बट एक्चुअल फॉर्मूला जो है अपना, एक्चुअल फॉर्मूला में यहाँ पे कैपिटल आर आना चाहिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस को अपन कैपिलरी का रेडियस अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हैं ना, ये देखा था अपन ने रिलेशन। तो हाइट ऑफ राइज को अगर तुम्हें कैपिलरी के रेडियस के टर्म्स में एक्सप्रेस करना है तो न्यूमरेटर में कॉस थीटा का भी टर्म आ जाएगा, 2s कॉस थीटा अपॉन आर रो जी, राइट। अगर तुम्हें कॉस थीटा का टर्म नहीं चाहिए तो तुम रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ सरफेस यूज करोगे यहाँ पे, और अगर तुम रेडियस ऑफ कैपिलरी यूज कर रहे हो तो ऊपर कॉस थीटा भी आ जाएगा, ये याद रखना। ओके, यहाँ तक क्लियर है सब? कुछ भी डाउट है किसी को भी? ओके, सो देखो अभी इसी फॉर्मूला को अपन एक और तरीके से डिराइव कर सकते हैं। इसका एक ऑल्टरनेटिव प्रूफ देखते हैं। यहाँ पे जो भी सरफेस राइज हो रहा है, इस सरफेस के लिए कॉन्केव साइड ऊपर के डायरेक्शन में है, राइट। तो अगर मैं पॉइंट्स 1 और 2 को कंपेयर करूंगा, कौन से पॉइंट का प्रेशर ज्यादा होगा? पॉइंट वन। पॉइंट 1 इज ऑन द पॉइंट कॉन्केव वन। साइड, तो उसका प्रेशर ज्यादा होगा। और पॉइंट 2 का जो प्रेशर है वो 1 का प्रेशर माइनस 2s/r हो जाएगा ना। प्रेशर डिफरेंस इज 2s/r, ये भी हमने देखा था किसी भी स्फेरिकल सरफेस के लिए। तो 2 का मुझे प्रेशर मिल गया, और अभी अगर मैं 3 का प्रेशर निकालता हूँ, ये वाला हाइट h है, 0.3 इज एट अ डेप्थ ऑफ h बिलो 0.2। तो 3 के प्रेशर को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 का प्रेशर प्लस रो जी एच। और 3 का, 4 का और 1 का, इन सबके प्रेशर सेम होंगे कि अलग होंगे? 3, 4 और 1 ये सब एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा ना। 4 इज एटमोस्फेरिक एंड 3 इज इन द लेवल ऑफ 4 एंड 1 इज ऑल्सो एटमोस्फेरिक, तो ये तीनों प्रेशर सेम होनी चाहिए। तो इसको सॉल्व करते, P3 इक्वल्स टू P2। P2 मतलब P1 माइनस 2s/r प्लस रो जी एच, एंड P3 एंड P1 आर सेम, तो यहाँ से 2s/r, ये रो जी एच के इक्वल आ गया। तो हाइट ऑफ राइज 2s अपॉन आर रो जी, सेम फॉर्मूला आ रहा है जो अपन ने पहले देखा था। इन सिंपल वर्ड्स तुम लोग इसको ऐसे समझ लो कि कर्वेचर की वजह से 1 से 2 जाने में जो प्रेशर का डिक्रीमेंट हो रहा है, प्रेशर जिस अमाउंट से कम हो रहा है, उसका कॉम्पेंसेशन ये एच हाइट कर रहा है। मतलब मैं डायरेक्टली डिक्रीमेंट इन प्रेशर 2s/r, इसको रो जी एच से कॉम्पेंसेट कर सकता हूँ। समझ में आया ये मेथड सबको? तो यहाँ से भी तुम हाइट ऑफ राइज निकाल सकते हो, 2s/r रो जी। ओके, ये वाला प्रूफ भी लिख लो, ये भी हमें कुछ सवालों में काम आएगा ये तरीका।
लिख के हो गया ये सबका? Yes, sir. सर नीतीश कुछ डाउट है बताओ। सर ये आर जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना? कैपिटल आर जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिनिस्कस है, और स्मॉल आर मतलब रेडियस ऑफ कैपिलरी। ओके सर। नीतीश कुछ पूछना है तुम्हें? सर हुआ नहीं है। हाँ लिख लो, कोई बात नहीं। ये राइट वाला पार्ट लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने जो लिखा है हाथ से खाली उतना ही पार्ट नोट डाउन कर लो। डन, ओके। देखो अभी एक और नया कॉन्सेप्ट है इसी में, ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। इस कॉन्सेप्ट को मैं तुम्हें यहाँ पे नीचे शॉर्ट में एक्सप्लेन कर देता। इनसफिशिएंट लेंथ हुआ ट्यूब का तो क्या होगा, जैसे अगर मान लो फॉर्मूला से जो हाइट ऑफ राइज है वो 2s cos थीटा अपॉन रो जी आर के इक्वल आ रहा है, या फिर 2s अपॉन रो जी कैपिटल आर, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, राइट? दिस इज द फॉर्मूला फॉर हाइट ऑफ राइज। लेकिन अगर मान लो मैं जो कैपिलरी को इंसर्ट कर रहा हूँ, कैपिलरी को मैं जिस लिक्विड में इंसर्ट कर रहा हूँ उसका जो बाहर का प्रोजेक्टेड हाइट है इसको h1 मान लेते हैं। यहाँ पे इनसफिशिएंट लेंथ अपन कब बोलेंगे, जब h1 h से बड़ा हो या छोटा हो। मतलब लिक्विड जो राइज करना चाहता है वो तो h हाइट तक राइज करना चाहता है, ये फॉर्मूला से मैं निकाल रहा हूँ, है ना? बट अगर मान लो अवेलेबल हाइट जो h1 है वो अगर छोटा हो गया, इफ h1 इज लेस देन h, तो इसको अपन इनसफिशिएंट लेंथ बोलेंगे ना। अवेलेबल इज इनसफिशिएंट, जितना वो राइज करना चाहता है उससे कम अवेलेबल। तो इस केस में इंट्यूशन से क्या लगता है, ओवरफ्लो होना चाहिए, ऐसा लगता है इंट्यूशन से कि वो h तक राइज करना चाह रहा था, लिक्विड यहाँ तक राइज करना चाह रहा था, मगर अब ट्यूब जो है वो खाली यहीं तक अवेलेबल, तो शायद ऐसा लगता है ना ओवरफ्लो करना चाहिए। बट यहाँ पे एक्चुअली जितना अवेलेबल होगा वो उतना ही हाइट ऑक्यूपाई कर लेगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सब लोग समझ लो, लिक्विड विल नॉट ओवरफ्लो, लिक्विड विल नॉट ओवरफ्लो out of the capillary, out of the capillary, and actual rise will become how much? Actual rise in this case will be equals to whatever is available, h1। मतलब वो पूरा ऊपर तक जितना अवेलेबल है वहां तक राइज कर जाएगा, है ना? बट फिर इस केस में अपन देखेंगे कि ये फॉर्मूला वायोलेट हो गया ना। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग h जो है वो 2s अपॉन रो जी आर आ रहा था। यहाँ पे r किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर था? मिनिस्कस। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिनिस्कस, करेक्ट, मिनिस्कस का रेडियस है। बट अभी जो मेरा हाइट राइज हो रहा है वो h1 ही हो रहा है, राइट? h1 इज लेस देन h और मोर देन h, h1 इज लेस देन h। तो अभी फॉर्मूला में सेम अप्लाई करूंगा, मगर इस फॉर्मूला में किसी टर्म को तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना h1 को कम करने के लिए। क्या सरफेस टेंशन या डेंसिटी या g एडजस्ट कर सकता है? सरफेस टेंशन इज अ मटेरियल प्रॉपर्टी, डेंसिटी इज आल्सो मटेरियल प्रॉपर्टी, एसोलेशन टू ग्रेविटी भी सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे r के साथ क्या होना चाहिए बताओ, अगर मुझे h1 को कम करना है कंपेयर टू h, r को क्या कैसा होना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। r को बढ़ना पड़ेगा, तो ये r डैश हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ meniscus which was r originally, so radius of meniscus will increase from original r
to r dash to reduce the original height, to reduce the original height of rise, कहां से कहां तक? ओरिजिनली h तक राइज कर रहा था, बट अभी खाली h1 तक ही कर पाएगा। देखो फॉलो कर रहे हो ये कॉन्सेप्ट सब लोग? मतलब अगर इनसफिशिएंट लेंथ हुआ कैपिलरी का, तो जो भी लेंथ अवेलेबल होगा वो उतना ही ऑक्यूपाई कर लेगा, और उतना ही ऑक्यूपाई करने के लिए फॉर्मूला में कौन से टर्म को एडजस्ट करना पड़ेगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिनिस्कस, आर डैश। ये कितना तक एडजस्ट कर सकता है? इसकी वैल्यू मैक्सिमम कहां तक जा सकती है? क्या लगता है? आर डैश की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू मैक्सिमम कहां तक जा सकती है? इंफिनिटी। इनफाइनाइट तक जा सकती है ना, तो इसको तो एडजस्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। अगर मान लो मैं एकदम एक्सट्रीम केस ले लूं, वेरी एक्सट्रीम सिचुएशन, एक्सट्रीम सिचुएशन मतलब अगर मैं मान लो अवेलेबल लेंथ को जीरो ही करवा दूं, मतलब ये लिक्विड का कंटेनर है और इसमें मैं कैपिलरी को डिप कर रहा हूँ, मगर कैपिलरी को मान लो मैंने पूरा ही डिप कर दिया, पूरा ही पानी के अंदर डिप कर दिया, तो सरफेस के बाहर अवेलेबल हाइट कितना है? 0। अवेलेबल h1 इज जीरो, तो राइज भी जीरो होना चाहिए, और राइज को जीरो होने के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर अपनी वैल्यू कैसे एडजस्ट करेगा? r की वैल्यू r से r डैश इक्वल्स टू इनफिनिट हो जाएगी, स्ट्रेट ही रहेगा ना ये, दैट मीन्स द रेडियस इज इनफाइनाइट, तो r ने एडजस्ट कर दिया। दिस इज द एक्सट्रीम सिचुएशन, राइट? इनसफिशिएंट कैपिलरी का ये एक्सट्रीम सिचुएशन होगा जहाँ पे अवेलेबल हाइट को मैंने जीरो ही कर दी, और वैसे अगर तुम अवेलेबल हाइट बढ़ाओगे मगर वो फिर भी h से अगर कम हुआ तो भी वो इनसफिशिएंट कैपिलरी माना जाएगा, तो उस केस में जितना अवेलेबल है वो उतना ऑक्यूपाई कर लेगा और रेडियस एडजस्ट कर लेगा, राइट? एंड रेडियस को एडजस्ट करना मतलब थीटा को भी इनडायरेक्टली एडजस्ट करना, राइट? क्या स्मॉल आर चेंज हो सकता है? कैन स्मॉल आर एवर चेंज? कैपिलरी का रेडियस, ट्यूब का रेडियस, ये तो सेम ही रहेगा, तो अगर r से r डैश चेंज हो रहा है तो cos थीटा भी चेंज होगा। cos थीटा के साथ क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? cos थीटा शुड डिक्रीज ना। इनसफिशिएंट कैपिलरी में अगर मैं h को h से h1 कम कर रहा हूँ तो cos थीटा भी कम होना चाहिए, एंड cos थीटा का डिक्रीज होना मतलब कॉन्टेक्ट एंगल के साथ क्या होगा? थीटा के साथ इंक्रीज। थीटा विल इंक्रीज। सबको समझ में आया ये कॉन्सेप्ट इनसफिशिएंट लेंथ का? और सर वो थीटा कैसे इंक्रीज होगा? देख ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला में मैं इसको h1 को मैं इस फॉर्मेट में भी लिख सकता हूँ ना, 2s cos थीटा अपॉन रो जी आर। अगर मैं उसको इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखता हूँ तो कौन कौन से टर्म्स नहीं बदल सकते? s नहीं बदल सकता, रो नहीं बदल सकता, g नहीं बदल सकता, और कैपिलरी का रेडियस भी तो नहीं बदल सकता ना, r को भी सेम ही रहना पड़ेगा। यस सर। तो इस परसेप्शन से, इस नजरिए से अगर मैं देखता हूँ और अगर मुझे h1 को कम करना है तो cos थीटा 1 को भी कम होना पड़ेगा, cos थीटा को कम होना पड़ेगा। यहाँ पे मैं cos थीटा डैश लिख देता हूँ, पहले जो cos थीटा था अभी वो cos थीटा डैश हो गया, तो h1 को कम करने के लिए आइदर r डैश बढ़ेगा इस नजरिए से, इस फॉर्मूला से, या फिर cos थीटा डैश कम होगा। समझा अभी? और cos थीटा डैश अगर कम हो रहा है तो मतलब थीटा डैश बढ़ गया होगा ना, थीटा विल इंक्रीज एंड बिकम थीटा डैश। समझ में आया अभी ये कॉन्सेप्ट सिद्धार्थ? यस सर। ओके, देख लो इसको।
अच्छा, एक और चीज का ध्यान रखना, फॉर्मूला में जो जी आ रहा है ना, उसको अगर सिचुएशन मैंने चेंज कर दिया तो अपन इफेक्टिव ग्रेविटी लेंगे। इफेक्टिव ग्रेविटी का मतलब समझते हो ना? अगर मान लो मैं सर सिस्टम को मतलब एक ऐसे एलिवेटर में रख दूं जो ऊपर की तरफ एसलेट कर रहा है, ये पूरे सिस्टम को, कैपिलरी वाला सिस्टम, उसको मैं लिफ्ट के अंदर रख दूं जो ऊपर की तरफ एसलेट कर रहा है विद एसेलरेशन ई, तो इफेक्टिव ग्रेविटी क्या बन जाएगा? ये तुमने एलओएम में पढ़ा होगा। जी माइनस है। एसेलरेशन, अगर लिफ्ट का अगर एसेलरेशन ऊपर की तरफ है तो स्यूडो फोर्स नीचे लग रहा होगा ना, एम, जी प्लस और यस। एम जी भी नीचे लग रहा है, तो वहां पे इफेक्टिव ग्रेविटी जी प्लस ए हो जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखना। और अगर फ्री फॉल हो रहा है, मान लो कोई चीज फ्री फॉल कर रही, तो उस केस में क्या होगा? इफेक्टिव ग्रेविटी जी फ्री फॉल में जी होगा। अगर मान लो लिफ्ट नीचे की तरफ ए से एसलेट कर रहा होता, तो इफेक्ट स्यूडो फोर्स कहाँ लगता? एम ए ऊपर की ऊपर लगता, तरफ। तो इफेक्टिव ग्रेविटी जी माइनस ए हो जाता। और अगर लिफ्ट फ्री फॉल कर रहा होता तो उसका एसलेशन जी नीचे होता ना, तो अच्छा इफेक्टिव जीरो। ग्रेविटी जी माइनस जी जीरो हो जाता, करेक्ट। और अगर इफेक्टिव ग्रेविटी जीरो हो गया तो एच का वैल्यू क्या आ रहा है? अगर जी जीरो हो गया तो एच कितना आ रहा है? इनफाइनाइट। इन्फिनिट। मतलब एक्चुअल राइस वो इनफाइनाइट करना चाहेगा, मगर क्या ट्यूब इनफाइनाइट लेंथ का हो सकता है? नो। नो नहीं, सर। तो उस केस में क्या होगा? ट्यूब जिस भी लेंथ का होगा वो उतना राइज कर जाएगा, राइट। जितने भी लेंथ का ट्यूब होगा वो उतना पूरा राइज कर जाएगा, जो भी अवेलेबल लेंथ होगा। ये लिख लो, मैं तुम्हें वो वाले पॉइंट्स भी लिख के बता दूंगा बाकी। ये वाला पार्ट पहले लिख लो। सर वो आपने शुड डिक्रीज के पहले का लिखा है। वहां पे शुड डिक्रीज के पहले कॉस थीटा डैश। कॉस थीटा डैश। तो हाँ, यहाँ पे भी ये कॉस थीटा डैश लिखा हुआ है। कॉस थीटा तो यहाँ पे यूज हो रहा था ना, फॉर एक्चुअल हाइट ऑफ राइज। लेकिन अगर इनसफिशियंट हुआ तो हाइट ऑफ राइज कम हो जाएगा, तो उसमें कॉस थीटा की बजाय कॉस थीटा डैश लिखेंगे, जो कि कम हो जाएगा। ये लिख के हो जाए तो बता देना मुझे। डन सर। किसी का बाकी है डन लिखना? सर। डन। डन सर। ओके, चलो फिर नीचे का पार्ट भी लिख लो। एक्सट्रीम सिचुएशन।
ये नोट भी लिख लेना, फ्री फॉल में जी इफेक्टिव 0 होगा, तो थियोरेटिकली एच इन्फिनिट आ रहा है, तो एक्चुअल राइज जो है वो जितना भी ट्यूब का अवेलेबल लेंथ रहेगा बाहर उतना ही हो जाएगा पूरा। डन। ओके देखो, यस सर डन। इंक्लाइन ट्यूब हुआ उस केस में क्या होगा, इंक्लाइन ट्यूब में भी अपन वर्टिकल हाइट को ऑब्जर्व करेंगे। जैसे अगर मान लो ट्यूब को तुम इस तरीके से अगर डिप कर रहे हो, तो वहां पे भी अपन ने हाइट ऑफ राइज का जो फॉर्मूला लिखा था वो सेम रहेगा, वो अभी भी 2s cos थीटा अपॉन r रो जी होगा, वेयर r इज द रेडियस ऑफ कैपिलरी। तो ट्यूब के अंदर जो लेंथ होगा वो अपन फिर ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं, राइट। अगर ट्यूब का इंक्लिनेशन अल्फा दिया हुआ है और h अगर मैंने ये फॉर्मूला से निकाल दिया, तो l के बारे में क्या बोल सकते हैं, व्हाट विल बी l इन टर्म्स ऑफ h एंड अल्फा। एल साइन अल्फा इज एच। करेक्ट, l sin अल्फा इज h, तो l को मैं h अपॉन साइन अल्फा लिख सकता, है ना। तो इस तरीके से अगर किसी इंक्लाइन ट्यूब में अगर तुम्हें लेंथ निकालना हो, कितना लिक्विड का लेंथ आ जाएगा, तो पहले हाइट निकाल लो नॉर्मल फॉर्मूला से, और फिर लेंथ का फॉर्मूला तुम h अपॉन साइन अल्फा लिख सकते हो। और इंक्लाइन के बजाय अगर कोई भी रैंडम शेप का भी अगर ट्यूब हो, जैसे यहाँ पे दिया हो, किसी रैंडम शेप के ट्यूब में भी हाइट ऑफ राइज का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, वो जितना हाइट राइज करेगा वो इसी फॉर्मूला से हमें मिलेगा। ओके, लिख लो इसको। ये पूरा डेरिवेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये डायग्राम बना लो और ये डायग्राम में ये दिखा दो कि एच सेम रहेगा एज पर द फॉर्मूला, और एक बार एच मिल गया तो तुम एल निकाल सकते हो। एंड सेकंड केस में ऐसा एक रैंडम कर्व का डायग्राम बना दो और यहाँ पे भी दिखा दो कि एच सेम रहेगा। डन। ओके देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। सर 1 मिनट, सर 1 मिनट। ओके ठीक है, ठीक है, लिख लो। डन सर। ऑलराइट, सो देखो ये सारी चीजें अपन देख रहे थे जब थीटा एक्यूट, एंगल ऑफ कांटेक्ट जब एक्यूट होगा उस केस में कैपिलरी में राइज होता है, राइट। और कितना राइज होगा उसका अपन ने फॉर्मूला निकाल लिया था,
सिमिलरली अगर थीटा अगर ऑप्ट्यूज हो गया तो इंस्टेड ऑफ राइज फॉल हो जाएगा, एंड हाइट ऑफ फॉल जो होगा उसका भी फॉर्मूला सेम ही रहेगा, 2s cos थीटा अपन r रो जी। और अपने आप थीटा यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा ना, तो अपने आप ये हाइट जो है वो नेगेटिव आ जाएगा, एंड नेगेटिव हाइट आने का मतलब इट्स इम्प्लाइड कि वो फॉल हो रहा होगा। ओके, जैसे एग्जांपल क्या होगा इसके लिए, मर्क्यूरी को अगर ग्लास के कैपिलरी में डाले तो वहां पे वो डिप्रेस हो जाएगा। मान लो अगर ये मर्क्यूरी का कंटेनर है, इसमें मर्क्यूरी भरा हुआ है, और इसमें अगर मैं एक पतला सा ग्लास का कैपिलरी इंसर्ट करूँ तो यहाँ पे मर्क्यूरी का जो लेवल है वो डिप्रेस हो जाएगा, नीचे चला जाएगा वो, इस तरीके से। ओके, ये पढ़ा था ना अपन ने शायद पहले, देख लो इसको भी। तो डायग्राम एक बार बता देंगे? हाँ देखिए, यहाँ पे कॉन्टेक्ट एंगल ऑप्ट्यूज होगा ना, तो कंटेनर के अंदर मर्क्यूरी भरा हुआ है और ये ग्लास का कैपिलरी। तो अभी मर्क्यूरी किस तरीके से कर्वेचर ऑक्यूपाई करेगा, ऐसा हो जाएगा। थोड़ा सा और नीचे बना देता हूँ, देख ये सिचुएशन होगा। बाहर वेसल में तो मर्क्यूरी ज्यादा हाइट तक है, मगर ट्यूब के अंदर वो डिप्रेस हो गए। कितना डिप्रेस हुआ, ये इतना हाइट डिप्रेस हो गया होगा। तो ये हाइट ऑफ फॉल भी अपन इसी फॉर्मूला से निकल सकते हैं, राइट। और कॉन्टेक्ट एंगल ऑप्ट्यूज कैसे हम देख पा रहे हैं इधर, कॉन्टेक्ट एंगल के लिए लिक्विड सरफेस के अलोंग टेंजेंट बना दो, टेंजेंट टू लिक्विड सरफेस। और एक और टेंजेंट किससे बनाएंगे अपन, सॉलिड सरफेस से। सॉलिड सरफेस मतलब कैपिलरी इस केस में, दिस इज टेंजेंट टू सॉलिड। और इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल है वो अपन कौन सा एंगल मेजर करेंगे, लिक्विड के अंदर वाला या लिक्विड के बाहर वाला। अंदर अंदर वाला। तो लिक्विड अंदर के वाला। अंदर वाला मतलब ये एंगल होगा ना, तो यहाँ पे देखते हैं थीटा ऑप्ट्यूज होगा। और वैसे ही ट्यूब के बाहर जो लिक्विड होगा वो भी इस तरीके से कांटेक्ट में होगा, ऐसे स्ट्रेट नहीं हो रहा होगा, इस तरीके से उसका कांटेक्ट होगा, जैसे ये डायग्राम में तुम्हें दिखाई दे रहा है। इसका भी रीजन क्या होगा, बिकॉज कांटेक्ट एंगल इज ऑप्ट्यूज। तो यहाँ पे भी जब तुम लिक्विड के सरफेस को टेंजेंट बनाओगे और ट्यूब को जो टेंजेंट बनाओगे, तो इनके बीच का एंगल एक ऑप्ट्यूज होना चाहिए ना, ऑप्ट्यूज एंगल। समझा अभी कर्वेचर कैसा आ रहा है, क्यों आ रहा है। और कैपिलरी में लिक्विड डिप्रेस कर रहा है, फॉल कर रहा है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको, सिद्धार्थ। और कोई डाउट है। और सर वो अंदर मतलब डिप्रेस करते हैं? हाँ, अंदर डिप्रेस कर रहा है, ट्यूब के अंदर तू देख पा रहा है लेवल उसका डिक्रीज हो गया। ट्यूब के बाहर के कंपैरिजन में जो मर्क्यूरी है, उसके कंपैरिजन में ट्यूब के अंदर जो मर्क्यूरी है वो नीचे गिर गया। अब तक क्या हो रहा था, लेवल बढ़ रहा था ना, ट्यूब के बाहर के कंपैरिजन में जो पानी है उसके कंपैरिजन में पानी का लेवल बढ़ गया था ना इधर। यस बट यस। मर्क्यूरी के केस में वो लेवल कम हो जाएगा क्योंकि कॉन्टेक्ट एंगल ऑब्ट्यूज है। ओके, सर हाँ बताओ। सर ये जो फॉल इन हाइट है उसमें -2s cos थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि cos थीटा वैसे भी नेगेटिव होगा, तो फिर हाँ, तो पॉजिटिव फॉल करना के लिए पड़ेगा। एक मॉड डाल दो इधर। फॉल अगर मैं ले रहा हूँ तो मॉड ले लो, क्योंकि जो नेगेटिव साइन है वो इम्प्लाइड है ना, वो फॉल के लिए होगा, तो एक माइनस साइन ओके। लगा सकते हो अलग से, करेक्ट। यस।
डन? यस सर। देखो प्रैक्टिकल लाइफ में कैपिलरी राइज के क्या एग्जांपल्स होंगे? हमारे बॉडी में भी इसका इफेक्ट देखा जाता है। कैपिलरी एक्शन अलाउज द ड्रेनेज ऑफ टीयर फ्लूइड दैट इज कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूस्ड इन द आईज। अभी इसको डिटेल में नहीं देखेंगे कि कैसा हो रहा होगा, खाली एक एग्जांपल की तरह इसको देखो। इन द इनर कॉर्नर ऑफ द आईज बिहाइंड द eyelids देयर आर टू हेड लाइक कैनल्स। कैपिलरी का मतलब ऐसा ही होता है ना, बहुत ही पतले ट्यूब। तो हमारे आईलिड्स के पीछे भी ऐसे दो हेडलाइन कैनल्स होते हैं, जिसका टेक्निकल नाम ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है, लैक्रिमल डक्ट्स। तो जो टीयर हमारे आंसू जो होते, टीयर फ्लूइड फ्रॉम विद इन द आईज, वो इन्हीं डक्ट्स में राइज कर पाते। और राइज कैसे कर पा रहे? बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन अंटिल दे गेट एक्सपेल्ड, फिर फाइनली वो आंखों से बाहर निकल जाते। ओके, जो प्लांट्स में रूट्स होते, पानी तो रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं ना, बट वो पूरा जो पानी है वो लीव्स तक ऊपर तक पहुंच पाता है। उसका भी रीजन क्या होगा? कैपिलरी एक्शन। रूट्स में जो टिश्यूज, रूट्स और स्टेम्स में जो टिश्यूज होते, ब्रांचेस में, उनमें ऐसे पोर्स होते, वो पतले ट्यूब्स जैसे बन जाते हैं अंदर, और ये पोर्स आपस में इंटरकनेक्टेड रहते एंड दे फॉर्म लॉन्ग कैपिलरी ट्यूब्स। और इसमें पानी कैपिलरी एक्शन की वजह से राइज कर पाता है, राइट? दिवाली पे सबने दिए जलाए, तो वहां पे भी तुमने देखा होगा कि दिए में अपन ऑयल, तेल डालते, और जो उसका फ्लेम होता है वो ऑयल को ऊपर खींच लेता है एज अ फ्यूल। तो वहां पे भी ऑयल ऊपर कैसे रीच कर पा रहा है? बिकॉज ऑफ कैपिलरी एक्शन, राइट? वहां पे भी जब तुम वो दिए का जो बाती बनाते हो, उसके अंदर भी छोटे छोटे पोर्स रहते हैं, और उसमें से ऑयल कैपिलरी एक्शन की वजह से राइज कर पाता है, राइट? सिमिलरली सॉइल के अंदर जो मॉइस्चर होता है, द मॉइस्चर इन द सॉइल राइजेस टू द सर्फेस थ्रू कैपिलरीज एंड गेट्स इवेपोरेटेड, है ना? ये भी सबने सब रिलेट कर पा रहे होंगे इसको भी। बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स रहते हैं ग्राउंड के अंदर भी, तो वहां पे ग्राउंड के अंदर से भी जो पानी है वो बाहर कैसे इवेपोरेट कर पा रहे हैं? राइज करके, बिकॉज ऑफ कैपिलरीज। और जब हम फील्ड को प्लाउ करते, खोदते, तो अपन इन कैपिलरीज को एक तरीके से ब्रेक कर देते, और कैपिलरीज को ब्रेक करने से इवेपोरेशन रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि वो अभी राइज नहीं कर पाएगा, और पानी ग्राउंड के अंदर कंटेन रहेगा, है ना? जो हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन रहेगी। हम चाहेंगे कि पानी ग्राउंड के अंदर रहे, वो इवेपोरेट ना करे, तो इसलिए प्लाउ करके अपन वो कैपिलरीज को ब्रेक कर देते, राइट? ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, दीज आर जस्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स, इस पे सवाल नहीं आएंगे। ये एग्जाम्पल तुम खुद से ट्राई करना बाद में। सरफेस टेंशन के ऊपर इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अभी देखो डिटर्जेंट्स का क्या रोल होता है। अपन कपड़े को जब धोते हैं तो साबुन से धोते हैं उसको, तो उसको अपन डिटर्जेंट बोलते हैं, राइट? तो डिटर्जेंट का भी जो वर्किंग होता है वो भी कैपिलरी एक्शन से ही होता है। वॉशिंग योर क्लोथ्स विद वाटर, अगर मान लो किसी कपड़े पे ग्रीस लग गई, ग्रीस की स्टेन्स, तो क्या पानी से, सिर्फ पानी से उसको निकाल पाओगे तुम? नहीं। ऐसा क्यों होगा? बिकॉज वाटर डज नॉट वेट द ग्रीस स्टेन्स। पानी और ग्रीस के बीच में जो कांटेक्ट एंगल होगा वो एक्यूट होगा या ऑब्ट्यूज होगा? दैट विल बी ऑब्ट्यूज, ऑब्ट्यूज। इसलिए वो ग्रीस स्टेन्स को वेट नहीं कर पाएगा, उसको खींच नहीं पाएगा, राइट? अगर पानी ग्रीस स्टेन्स को वेट कर पाता तो वो अपने साथ, अपने फ्लो में ग्रीस को भी ले जाता साथ में, राइट? तो कांटेक्ट एंगल को ऑब्ट्यूज से एक्यूट बनाने के लिए हम उसके अंदर डिटर्जेंट मिलाते हैं। डिटर्जेंट का काम ही ये होता है कि पानी के साथ जब डिटर्जेंट मिलेगा तो वो ग्रीस को वेट कर पाता, राइट? एंड बाय मिक्सिंग द डिटर्जेंट्स द सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर रिड्यूसेस। सरफेस टेंशन अगर रिड्यूस हो गया तो उसका कोहेसिव फोर्स कम हो जाएगा। सरफेस टेंशन का कम होना मतलब पानी का आपस में जो कोहेसिव फोर्स होगा वो कम हो जाएगा, एंड कोहेसिव फोर्स का कम होना मतलब कंपैरेटिवली कौन से फोर्स का बढ़ना? एडहेसिव फोर्स का बढ़ना। एंड एडहेसिव फोर्स अगर कोहेसिव फोर्स से कम होता है, तो हमने सीखा था ना, कांटेक्ट एंगल इज एक्यूट एंड द लिक्विड विल वेट। इस केस में लिक्विड विल वेट द सरफेस। ये कनेक्शन देख पा रहे हो? तो डिटर्जेंट का काम यही होगा, वो सरफेस टेंशन को कम करके कोहेसिव फोर्स कम कर देगा पानी के मॉलिक्यूल्स में, और एडहेसिव फोर्स को बढ़ा देगा, एंड कांटेक्ट एंगल एक्यूट बन जाएगा। और डिटर्जेंट्स ऐसा क्यों कर पाते हैं उसका भी तुम डिटेल्ड वर्किंग देख सकते हो। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्जेंट्स अराइज फ्रॉम देयर कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। A typical detergent molecule has a shape like a pin. Its head is hydrophilic.
हाइड्रोफिलिक मतलब वो पानी के मॉलिक्यूल से अट्रैक्ट होगा, राइट? ये इसका हेड है विच इज हाइड्रोफिलिक, वेयर एज इट्स टेल इज हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक मतलब पानी से उसको डर लगता है, इट हेट्स वाटर मॉलिक्यूल्स। बट लिपोफिलिक मतलब वो ग्रीस ऑयल इन सब से अट्रैक्ट होगा। तो ये जो टेल की हम बात कर रहे हैं, ये टेल पानी से तो अट्रैक्ट नहीं होगा, मगर जो डर्ट होंगे, ग्रीस ऑयल, उन सब से अट्रैक्ट हो जाएगा। तो जब मैं डिटर्जेंट को पानी में मिलाऊंगा तो क्या होगा? एट सरफेस द डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स हैव देयर हाइड्रोफोबिक एंड्स प्रोट्रूडिंग आउट। सरफेस पे जो भी हाइड्रोफोबिक टेल्स होंगे, ये तो पानी में रहना प्रेफर नहीं करेंगे ना, ये सारे पॉइंट्स दे आर हाइड्रोफोबिक, तो ये पानी की सरफेस से बाहर पॉइंट कर रहे होंगे। समझ पा रहे हो ये चीज? इट इज इजियर यस टू सर। पुल दिस सरफेस अपार्ट देन इट इज टू पुल अपार्ट अ सरफेस ऑफ प्योर वाटर। इसको बाहर पुल करना ज्यादा इजी होगा ना, ऐसे सरफेस को जो बाहर प्रोट्रूड कर रहा है। तो देखो यहाँ पे सीक्वेंसिंग दिया हुआ है। अगर मान लो यहाँ पे नीचे ग्रीस है, राइट? और ग्रीस में अगर मैं खाली पानी डाल दूं, प्योर वाटर, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन साथ में अगर मैंने डिटर्जेंट डाला तो सरफेस पे ये बाहर प्रोट्रूड कर रहा होगा। मगर इसके जो टेल्स है वो हाइड्रोफोबिक होने के साथ साथ लिपोफिलिक है, मतलब ग्रीस से वो अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ग्रीस से अट्रैक्ट होके वो इस तरीके से ग्रीस पे चिपक जाएंगे, राइट? और इस तरीके से जब वो ग्रीस से चिपक गए, तो अभी जब मैं पानी को वॉश आउट करूंगा तो ग्रीस को लेके बाहर निकल जाएगा, राइट? समझ पा रहे हो इसका वर्किंग? अगेन ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, इस पे भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये बस हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसको भी लिखने की जरूरत नहीं है, इसको बस एक बार वापस पढ़ लेना। ओके, अब तक हमने जो भी पढ़ा उस सबका समरी, सरफेस टेंशन का थियोरी पार्ट अपना हो गया पूरा। ओके, तो क्या क्या पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते। कॉन्टैक्ट एंगल को अपन ने डिफाइन किया था, एंगल बिटवीन द टेंजेंट प्लेन टू द लिक्विड सरफेस एंड द टेंजेंट प्लेन टू द सॉलिड सरफेस विच इज मेजर्ड इनसाइड द लिक्विड, उसको अपन कॉन्टैक्ट एंगल बोलते थे। वैल्यू ऑफ थीटा अगर 90 से कम हुआ तो एडहेसिव फोर्स स्ट्रांग होंगे और लिक्विड जो है वो सॉलिड सरफेस को वेट कर देगा। और अगर 90 से कम हुआ तो लिक्विड राइज करेगा कैपिलरी में, और कैपिलरी राइज का ये फॉर्मूला होगा, राइट? लेकिन अगर एंगल ऑब्ट्यूज हो गया तो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा? कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा, और लिक्विड सरफेस को वेट नहीं कर पाएगा, और ऐसे केस में कैपिलरी में राइज की बजाय फॉल हो जाएगा, गिवन बाय द सेम फॉर्मूला। और कैपिलरी अगर वर्टिकल से इंक्लाइन भी रहा तो भी हाइट ऑफ राइज सेम आएगा, सेम फॉर्मूला से। अगर कैपिलरी इनसफिशिएंट लेंथ का हुआ तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द लिक्विड को एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट? लिक्विड ओवरफ्लो नहीं करेगा, जितना अवेलेबल हाइट होगा उतना ही वो एक्वायर कर लेगा। अपन ने हाइट का फॉर्मूला क्या देखा था? 2s बाय रो आर जी, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। बाकी जो पैरामीटर्स है जिनको मैं ग्रीन में मार्क कर रहा हूँ, ये तो चेंज नहीं हो सकते। तो यहाँ से अपन देख पा रहे एच इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर इनसफिशिएंट के लिए, फॉर इनसफिशिएंट कैपिलरी। तो जैसे जैसे तुम एच को कम करोगे, हाइट ऑफ एच को अगर तुम्हें कम करना है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को बढ़ाते जाना पड़ेगा। और एक्सट्रीम केस में अगर एच जीरो होगा तो उसको उस केस में रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट हो जाएगा, जीरो राइज। एनी डाउट सो फार? अपन ने जो भी पढ़ा उसमें से कुछ भी डाउट है किसी भी कॉन्सेप्ट में? तो इसके साथ ही अपना सरफेस टेंशन भी हो गया। विस्कोसिटी अपन अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। अपना सैटरडे को जो एक और लेक्चर है उसमें अपन सिर्फ डाउट्स डिस्कस करेंगे। मैं जो भी तुम्हें क्वेश्चंस दे रहा हूँ होमवर्क के लिए वो अटेम्प्ट कर लो सैटरडे तक, तो वो सारे क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे। मैंने पहले भी कुछ होमवर्क मार्क करके दिए थे तुम लोग को यस सर। इलास्टिसिटी पे। यस सर। ओके, तो सरफेस टेंशन का भी मैं मार्क कर देता हूँ, पेज नंबर 67 ऑनवर्ड्स। ये वाला पेज मैं रिफर कर रहा हूँ बुकलेट से, पेज 67 ऑनवर्ड्स। जो भी तुम्हें इलस्ट्रेशंस दिख रहे, सॉल्ड एग्जांपल्स, इलस्ट्रेशन 11, 12, 13।
अच्छा ये वापस 12 आ गया इधर गलती से। ये 14 होना चाहिए था, बट एनीवेज इसको 14 कर देना। ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। विस्कोसिटी छोड़ दो अभी के लिए, ये अपन बाद में पढ़ेंगे। और इसमें जो इन चैप्टर है, पेज 77 पे जो इन चैप्टर है, इसका तुम क्वेश्चन 1 से 5, 7, 8, 10 ये सब अटेम्प्ट कर लो, बाकी के विस्कोसिटी के ऊपर। और सॉर्ट एग्जांपल्स में जो ऑब्जेक्टिव टाइप है, इसका भी शायद मैंने पहले मार्क करवा दिया था तुम्हें, राइट? तो इसमें शायद 6 तक ही मैंने मार्क करवाया था, उतना ही करो अभी के लिए, आगे का विस्कोसिटी के ऊपर है। प्रॉब्लम 8 कर सकते, पेज नंबर 81, प्रॉब्लम 8। एंड सब्जेक्टिव में प्रॉब्लम 4, पेज 83। एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 1, 2 से मैं तुम्हें बाद में दे दूंगा, अभी पहले विस्कोसिटी हो जाने दो, क्योंकि काफी सारे सवाल दोनों पे क्लब है, तो इसको अभी के लिए रहने दो। बस इतना तुम कर लेना सैटरडे तक, ठीक है? सैटरडे को अपन सिर्फ डाउट्स डिस्कस करेंगे। और कुछ पूछना है किसी को भी? ओके, तो मैं आज का लेक्चर थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ। यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग दिस क्वेश्चंस नाउ ओनली, ताकि बाद में तुम्हें टाइम ना देना पड़े। अभी से ये सॉल्व करना शुरू कर दो, डाउट सैटरडे को पूछ लेना, ठीक है? चलो बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय सर।